हाय हैदराबाद ड्रीमर्स। आज तारीख है 29 जून 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून को देखेंगे कि कार्टून में किस पर बात की जा रही है। यह है हमारा है जीडीपी, और जीडीपी को चारों खाने चित्त हुआ दिखाया जा रहा, मतलब हम पूरी तरह से फेल है। जीडीपी अब ग्रो नहीं कर रही है, बल्कि अब वो क्या कर रही है, अब वो निगेटिवली ग्रो कर रही है। ठीक है, पहले हम क्या देखा करते थे कि अब हम 4% से ग्रो करेंगे, 5% से ग्रो करेंगे, और सम टाइम लीडर्स क्लेम क्या करते थे कि अब हम डबल डिजिट में ग्रोथ करेंगे, मतलब 10%, 12%, दिस टाइप। बट अभी क्या हुआ, पेंडेमिक के बाद क्या सिचुएशन है, सिचुएशन अब हम निगेटिवली ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब जीडीपी पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है। इस कार्टून में यही दिखाया गया है। अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। आर्टिकल, सबसे पहला वाला आर्टिकल इंडिया चाइना के रिलेशन के रिगार्डिंग है। गलवान वैली में इशू है। दोनों के अलग अलग नैरेटिव हैं। इंडिया का नैरेटिव अलग है और चाइना का नैरेटिव अलग है। इंडिया मानता है कि सितंबर 1962 वाले मीन अपनी ट्रीटी को, मीन जो हम इंडिया और चाइना के बीच में जो बातें हुई थी, जो समझौता हुआ था, हम उसे मानेंगे। लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, हम 1959 वाले रीजन को, मीन जो समझौता हुआ था हमारे और आपके बीच में, जो बातें हुई थी, कर अब हम उसे मानेंगे। ठीक, इन दोनों के बीच में चाइना इंडिया के एक बड़े एरिया को क्लेम करता है, और वो हमेशा से क्लेम करता आया। समटाइम वो पेट्रोलिंग नहीं करता है, बट स्टिल वो क्लेम करता आ रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो अक्साई चीन वाले रीजन को एनेक्स करने के बाद, ये अक्साई चीन के बाद वो एक्सपेंड क्यों कर रहा है। ठीक, तो इसके पीछे 2-3 रीजन है। कि पहले बात तो ये चीज़ बार बार रिपीट किया जा चुका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इंडिया के साइड से होने लगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने लद्दाख वाले रीजन को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब यूनियन टेरिटरी बनाते ही पूरा के पूरा कंट्रोल सेंटर के पास आ गया। तो अब वहाँ पर मेजर मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, वहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो चाइना के लिए कंसर्न ये है कि उसका जिनजियांग वाला जो रीजन है और तिब्बत वाला रीजन, क्योंकि दोनों ही ट्रबलसम वाले रीजन है। जिनजियांग वाले प्रोविंस में क्या है कि वहाँ पर उइगुर मुस्लिम का प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो वहाँ पर एक विद्रोही हो गए उइगुर मुस्लिम, और एक हो गए तिब्बतन। तिब्बत को चाइना ने एनेक्स किया था, अटैक करके किया था। तो जो तिब्बत के लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, तो जब वो राष्ट्रवादी लोग, जब वो क्या करते क्या हैं कि चाइना के अगेंस्ट में विरोध करते हैं। तो चाइना क्या चाहता था कि अक्साई चीन वाले रीजन के, चूंकि अक्साई चीन ही इन दोनों प्रोविंसों को जोड़ता है, तो चाइना चाहता है कि अक्साई चीन वाले रीजन को, जिसे इंडिया के होम मिनिस्टर अपना बताने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कि जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो अक्साई चीन वाला हिस्सा भी उसमें आता है। ये चाइना के लिए मीन गले से उतर नहीं रहा था। जस्ट दे थॉट कि अभी तक जो चीज़ें वो क्लेम कर रहे थे, कह रहे अब वो उसे वापस पाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया ने रजिस्ट बहुत अच्छा किया। कह रहे इंडिया ने, कह रहे कि ये अगर आज की डेट में इंडिया यहाँ से अगर पीछे हट जाता, जिस प्रकार से 1962 में इंडिया ने अपना एक बड़ा पार्ट छोड़ दिया था, तो फिर ये आगे चल करके और भी ज़्यादा लॉसेस हो सकते थे इंडिया को। ठीक, तो फर्स्ट थिंग ये तो हो गया, कॉज हो गया कि आखिर क्या रीज़न क्या था कि किसकी वजह से चाइना इसे क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, किसे वो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर अनदर थिंग कि पाकिस्तान में उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को अगर उसे सिक्योर करना है, तो करना क्या होगा कि उसका वन बेल्ट वाली जो स्ट्रेटजी है, खैर वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी तो उसका जो 55 बिलियन के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है, खैर वो पूरा लॉस में तब्दील हो जाएगा। ठीक, और सेकेंड थिंग कि वो डोमिनेशन भी दिखाना चाहता है, एशिया वाले रीजन में अपना खुद का वो डोमिनेशन भी दिखाना चाहता है। तो इसकी वजह से वो ये सारे काम कर रहा है। लेकिन इंडिया के साइड से राइटर कुछ इश्यूज रेज कर रहे हैं। अब इश्यूज कैसा है, कह रहे हैं कि इंडिया के लीडर प्रॉपर तरीके से डिसीजन तब ले पाएंगे जब उनके पास प्रॉपर इंटेलेक्चुअल्स इंफॉर्मेशन होगी। कह रहे हैं जब गलवान वैली में चाइना जब रीबिल्ड कर रहा है, कह रहे इससे पहले बिल्ड किया था, बिल्डअप हुआ था उसका, तो इंडियन आर्मी जा करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है गलवान वैली में जो भी उन्होंने बिल्डिंग या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप किया था, इंडियन आर्मी जाती है और उसे तोड़ देती है। लेकिन अभी जो सर्वे देखने में मिला है, जो सैटेलाइट इमेज से देखने को मिल रहा है कि चाइना ने वहाँ पर फिर से पहले से कहीं बड़ा वहाँ पर बिल्डअप कर लिया है। ठीक, तो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया के, जो इमेज इंटेलेक्चुअल्स हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं,
राइटर ये उस पर फोकस कर रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया के पास प्रॉपर अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो इंडिया के लीडर एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। अब फिर यहाँ पर रॉ की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसी है, कह रहे हैं उन्हें वेरियस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए और इंडियन साइड में जो लीडर्स हैं कह रहे हैं उन्हें कन्विंस कराना चाहिए, उन्हें अवगत कराना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है वहाँ के बॉर्डर लाइन पर, क्योंकि इंडिया के लीडर्स को नहीं आइडिया है कि उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्या है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि रोल ऑफ जो इंटेलिजेंस एजेंसी है कह रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कह रहे हैं राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम में अगर इंडिया को मिलेगा तो चाइना को बहुत ईजिली टैकल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो टेरेन है इंडिया का, इंडिया एक काफ़ी टाइम से वहाँ पर पेट्रोलिंग करता आ रहा है और इंडिया के पास एक बड़ी फोर्स और एक बड़ा एक्सपीरियंस है। चाइना ने इससे पहले की वॉर लड़ी नहीं है, क्योंकि 1967 के बाद से इंडिया का एक बड़ा लॉस वहाँ पर हुआ है, क्योंकि 20 सोल्जर्स का मारा जाना 1967 के बाद से अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर के बाद ये पहली घटना है। तो इंडिया को इसे सीरियसली लेना चाहिए और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है कह रहे उससे हमारे लीडर्स को प्रॉपर तरीके से राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचानी चाहिए, ताकि हमारे लीडर्स क्या कर सकें, एक राइट डिसीजन ले सकें। ठीक है, ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे, ये साउथ एशिया के रीजनल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग है। ये साउथ एशिया को रीजन बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया क्या दिखाता था कि वो साउथ एशिया में एक लीडर है, लेकिन कोई भी साउथ एशियन कंट्री इंडिया को एक लीडर मानने से भी पहले बात तो इनकार करता है, और एक रीजन का जो इंटरेस्ट होता है, जैसे यूरोप हो गया तो जो यूरोपियन यूनियन है तो यूरोप की इंटरेस्ट को देखता है, और अगर अमेरिका है तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट के इंटरेस्ट को देखेगा। लेकिन साउथ एशिया में ये रीजन वाली फीलिंग है ही नहीं, क्या कोई भी स्टेट खुद को एक रीजन का पार्ट नहीं मानता, बल्कि वो रीजन में कई रीजन में डिवाइडेड है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला आर्टिकल है। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे, वो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिगार्डिंग है। देखिए 2018 में पाकिस्तान को वार्निंग दिया गया कि आप अपने यहाँ जितनी भी टेरर फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज़ हैं, जो हवाला वगैरह चलता है, कह रहे आप उसे पूरी तरह से बंद कर दो। 2018 से लेकर के उसे अक्टूबर 2019 तक का टाइम दिया गया था और उसे 27 बुलेट पॉइंट्स दिए गए थे जिन पर पाकिस्तान को काम करना था। अब पाकिस्तान को काम क्या करना था, कह रहे कि उन सारी बैड एक्टिविटीज़ को बंद करना था, उससे ख़त्म करना था। लेकिन अगर बात की जाए अक्टूबर 2019 तक, तो हुआ क्या, केवल 14 पॉइंट्स पर पाकिस्तान ने काम किया। तो वो वॉच लिस्ट में है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वॉच लिस्ट में है। अब पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि उसे कुछ टाइम का रिलैक्सेशन मिल गया था अक्टूबर 2019 में, मीन दिसंबर तक उसे ये सारा काम फिनिश करना था। बट जब वापस से फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होती है तो उसमें उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया। अभी राइट नाउ वो ग्रे लिस्ट में तो है, हालांकि ग्रे लिस्ट नाम की कोई लिस्ट होती ही नहीं है, मतलब इन बिटवीन की कोई लिस्ट होती नहीं है, या तो वो सीधा वॉच लिस्ट में जाएगा या तो वो ब्लैक लिस्ट में जाएगा। बट इसलिए टेम्परेरी वो एक प्रकार के वॉच लिस्ट में है, मीन ग्रे लिस्ट में है, जिसे उसे 27 बुलेट पॉइंट पर काम करने के लिए दिया गया है, और उसे वापस से 1 साल का अप्रॉक्सीमेटली समय मिल गया है जस्ट बिकॉज ऑफ अ पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक में एक एक्सक्यूज़ है कि पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा जिस प्रकार से उसे करना चाहिए था। और जो यूएन की वेरियस एजेंसीज़ हैं वो स्टिल अभी हाल ही में रिपोर्ट उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान अभी भी हब बना हुआ है टेरर फाइनेंसिंग के लिए, और जो टेररिस्ट हैं, जो यूनाइटेड नेशंस ने जिन्हें एक टेररिस्ट घोषित किया है, कह रहे जो उनका रेसिडेंट है, कह रहे वो पाकिस्तान में है। अभी रिसेंट की रिपोर्ट्स ये यूएन की बताती है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और आने वाले टाइम में जब फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जब मीटिंग होगी तो देयर आर द चांसेस कि वो किस लिस्ट में जा सकता है, वो ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे, जो जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A रिमूव होने के बाद से कह रहे हैं वहाँ पे डोमिसाइल की एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कह रहे हैं कुछ प्रकार के चेंजेस हुए हैं कि वहाँ का अगर आपको डोमिसाइल चाहिए तो आपको वहाँ पर 15 ईयर टाइम स्पेंड करना होगा। अगर आप 15 साल से वहाँ पर रह रहे हो तो आप डोमिसाइल को वहाँ पर पाने में आप सक्षम हो जाओगे। और एक मेजर थिंग है कि वहाँ कुछ गोरखाज हैं, कुछ गोरखा जो सोल्जर्स हैं, कह रहे हैं वो पाकिस्तान से कह रहे इंडिया में चले आए थे, कह रहे उनको सिटीजनशिप, उनको डोमिसाइल नहीं मिल पाया था। कह रहे इस प्रकार के प्रोविजन से हो गया क्या कि उन्हें भी ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकेगा।
अब एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 7 ईयर का वहाँ पर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड हो। मीन आपने अगर वहाँ पर 7 साल जम्मू एंड कश्मीर में अगर 7 साल की पढ़ाई कर ली तो फिर आप भी एलिजिबल हो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट गेन करने के लिए। और या फिर आप एक बड़े कैपिटलिस्ट हो और आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको वहाँ का डोमिसाइल मिल सकता है। तो इस प्रकार के जो डोमिसाइल के जो रूल्स हैं कह रहे उसे इस प्रकार से बदला गया। वहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है वो इसका विरोध कर रहे हैं। इस आर्टिकल में इसी पर बात किया जाता है। हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। संडे में हुआ क्या कि 99 ईयर के हो गए पी नरसिम्हा राव। अब पी नरसिम्हा राव को मीन धरती पर पैदा हुए 99 ईयर्स हो गए। अब पी नरसिम्हा राव को कोई ओन नहीं करता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो गई, चाहे वो कांग्रेस हो गया चाहे वो बीजेपी, आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि कोई नरसिम्हा राव को अपना बताता हुआ नजर आएगा। राइटर इन्हीं चीज़ों पर थोड़ी सी ब्रीफिंग करते हैं, थोड़ा सा लाइट डालते हैं और कहते क्या हैं कि पी नरसिम्हा राव जो कि लैंड डिस्प्यूट आंध्र प्रदेश में जो ज़मीन पर पूरा रिफॉर्म हुआ था, कह रहे हैं ये एक इनके पास खुद एक बहुत बड़ा ज़मीन था। तो इन्होंने क्या कि लैंड रिफॉर्म वहाँ पर आंध्र प्रदेश में इम्प्लीमेंट करवाया था। तो लैंड रिफॉर्म जो कि आज भी यूपी और बिहार में नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लोगों के पास एक बहुत बड़ी ज़मीन है, कुछ लोगों के पास कम ज़मीन है या एक बड़ी पॉपुलेशन है जो लैंडलेस है। बट लैंड रिफॉर्म आंध्र प्रदेश में जो करवाने का जो क्रेडिट जाता है कह रहे वो जाता है पीवी नरसिम्हा राव के पास। अब पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आई थी कह रहे उस समय वो प्राइम मिनिस्टर भी थे। इन्होंने एलपीजी का रिफॉर्म भी किया। पूरी तरह से एक तरह से अगर ये देखा जाए तो इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को मीन जब क्राइसिस की ड्यूरेशन से बाहर निकाला था। लेकिन आज भी इनके भारत रत्न के रिगार्डिंग कि इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई इनके अगेंस्ट में कोई बोलता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको फेवर नहीं करती है। चाहे वो पद्मश्री देने की बात हो, चाहे वो भारत रत्न देने की बात हो, इनके ओनरशिप का राइट कह किसी और के पास नहीं है और कोई भी इन्हें अपना नहीं बताता है। ठीक, तो ये इसी पर कटाक्ष करते हैं। कहते हैं ये जब इमरजेंसी लागू हुआ था कांग्रेस क्योंकि ये कांग्रेस के ही लीडर थे, तो जब इमरजेंसी लागू हुआ था तो ये उसके विरोध में थे। इन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे थे और जिस वक्त अब बीजेपी एक कहते ना संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी, कह रहे उसके कोई लीडर पार्लियामेंट में नहीं थे, तो इन्होंने पार्लियामेंट में बीजेपी के लीडर्सों को बिल्कुल उसी प्रकार से जगह दिया था जिस प्रकार से कांग्रेस के लीडर को दिया था। मतलब इन्होंने बहुत ही बाइसनेस के साथ एक राजनीति में बहुत ही शांति के साथ अपने पक्षों को रखा था और एक अच्छे लीडर के रूप में इन्होंने काम किया था। बट स्टिल कोई भी आज इन्हें याद नहीं करता है, कोई भी इन्हें सेलिब्रेट नहीं करता है और इनके नाम पर कोई म्यूजियम नहीं खोले जाते हैं। तो दीज टाइप ऑफ थिंग कि इन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी अदर्स लीडर्स को दी जाती है। जबकि राइटर के अकॉर्डिंग कि इन्होंने बहुत ही रेलिवेंट वर्क किए हुए आंध्र प्रदेश में भी किया हुआ है और इंडिया लेवल पर भी किया हुआ है। ठीक है, बस। और अभी हुआ क्या कि ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी इन्हें अपने मन की बात में स्पीच में मेंशन किया था और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी ये बोला कि इनको क्या करेंगे, इनके बर्थडे को ये सेलिब्रेट करेंगे और अभी कल वाले डेट पर उनका बर्थडे था। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करेंगे, वो है मपोला अपराइजिंग के रिगार्डिंग। अब देखिए मोपला या मपोला आप वो रीजन के अकॉर्डिंग वो चेंज करता है इसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, बट मोपला विद्रोह अगर हम इसे नाम दें तो 1921 में होता है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो किसी एक डायमेंशन पर किसी एक पर्सपेक्टिव पर हर कोई सहमत हो जाए, क्योंकि मोपला रिवोल्ट को दो तरह से देखा जा रहा। एक तो वो जो राइटिस्ट हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, कह रहे वो ये कहते हैं कि अंग्रेजों के अगेंस्ट में इंडियंस ने विद्रोह किया, तो मोपला रिवोल्ट को वो इस तरह से काउंट करते हैं। लेकिन अगर आप रीज़न की बात करोगे, अगर आप एक हिंदुइस्ट से पर्सन से बात करोगे तो वो क्या कहेगा कि एक मुस्लिम ने एक हिंदू के अगेंस्ट में क्या किया कि रिवोल्ट किया था, क्योंकि जमींदार उस वक्त क्या थे कि वो हिंदू थे और जो लैंडलेस जो वहाँ पे वर्कर थे, जो मोपला जिन्हें बोला जा रहा है, वो मुस्लिम थे। तो मुस्लिमों ने हिंदुओं के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया। कह रहे हैं एक पर्सपेक्टिव इस प्रकार का है, लेकिन इसके कॉज बहुत ढेर सारे थे।
क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, खिलाफत मूवमेंट हो गया, कह रहे हैं कि ये इसमें एक फ्यूल का वर्क कर रहे थे। कह रहे हैं इसके कारण बहुत ढेर सारे थे, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो अपने अपने रीजन के रिकॉर्डिंग जो कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिशियन है वो इसे कलर देने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक, अभी ये न्यूज़ में क्यों आ गया? क्योंकि वहाँ पे एक रीजनल एक मूवी बन रही है और मूवी में मोपला के रिवोल्ट के जो लीडर्स हैं कह रहे हैं उन्हें क्या दिखाया जा रहा है, एक हीरो के रूप में दिखाया जा रहा। ठीक, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हीरो मूवी में करता क्या है कि विलन को मारता है, और विलन कौन है? यहाँ पर हिंदू जमींदार हैं, और विलन कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। ठीक, तो उसी पर जो वहाँ के बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कह रहे वो इसका अपोज कर रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में है। ठीक, तो आज के डेट पे हमारे पास जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए, मैंने वो सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।